जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग परिच्छेद 4 को पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी परिच्छेद पहले पढ़ाया गया है उसे आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, अच्छे से तैयार किए होंगे। अभी चौथा परिच्छेद को हम एक हद तक पढ़ा दिए थे, पता चला क्लास रिकॉर्ड में ही नहीं लगा, तो फिर अचानक से ध्यान आया। तो फिर से हम पुनः इसको धीरे धीरे समझाते चलते हैं, आप उसे देखते चलिएगा। कुछ घूरे कुछ घूरे और घूरे से भी बदतर कुछ दुकानें, तहसील, थाना, ताड़ी घर, विकास खंड का दफ्तर, शराब खाना, कॉलेज, सड़क से निकलकर जाने वालों को लगभग इतना ही दिखाई देता। यानी कि सड़क से निकलते हैं तो आपको इतना ही दिखाई देता। कुछ दूर आगे आगे एक घनी अमराई से बनी हुई एक कच्ची कोठरी भी पड़ती थी। उसकी पीठ सड़क की ओर थी। उसका दरवाजा, जिसमें किवाड़ नहीं थे, जंगल की ओर था। बरसात के दिनों में हलवाए पेड़ों के नीचे से हटकर इस कोठरी में जुआ खेलते। बाकी दिनों वह खाली पड़ी रहती थी। जब वह खाली रहती तब भी लोग उसे खाली नहीं रहने देते। नर नारीगण मौका देखकर उसका मनपसंद इस्तेमाल करते थे। तिपालगंज में इस कोठरी के लिए जो नाम दिया गया था वह हेनरी मिलर को भी चौंका देने के लिए काफी था। उसमें ठंडा पानी मिलाकर कॉलेज के एक मास्टर उसमें ठंडा पानी मिलाकर कॉलेज के एक मास्टर ने उसका नाम प्रेम भवन रख दिया था। उस झोपड़ी का नाम क्या रख दिया था? प्रेम भवन रख दिया था। घूरे और प्रेम भवन के बीच पड़ने वाले सड़क के इस हिस्से को शिवपालगंज का किनारा भर मिलता था। ठेठ सिपालगंज की दूसरी ओर सड़क छोड़कर था। असली सिपालगंज वैद्य जी के बैठक में था। असली सिपालगंज कहाँ था? वैद्य जी के बैठक में था। बैठक तक पहुंचने के लिए गलियारे में उतरना पड़ता था। उसके दोनों किनारों पर छप्पर के बेतरतीब उबड़ खाबड़ मकान थे। जे उनके बाहरी चबूतरे बढ़ा लिए गए थे और वे गलियारों पर हावी थे। उन्हें देखकर इस फिलॉसफी का पता चलता है कि अपनी सीमा के आसपास जहां भी खाली जमीन मिले वहीं आंख बचाकर दो चार हाथ जमीन घेर लेनी चाहिए। अक्सर देखेंगे कि बड़े बड़े राजनेताओं का घर आप देखने को ऐसा मिलेगा कि जहां वो अक्सर फोटो खिंचाया करते या इंटरव्यू वगैरह दिया करते हैं, वहां एक टूटा फूटा घर गलियारा गांव जैसा दिखता है, लेकिन आलीशान बिल्डिंग उसके घर के पीछे बना रहता है, जो वो कभी भी कैमरे को या जनता को नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वह घर करोड़ों का बना रहता है और इस भ्रष्टाचार का उस पर कई तरह का आरोप लग सकता है, इसलिए वो उस घर को कभी नहीं दिखाते। अचानक यह गलियारा एक मैदान में खो जाता है। उसमें नीम के तीन चार पेड़ लगे थे। जिस तरह वे पनप रहे थे उससे साबित होता था कि वे वन महोत्सव वन महोत्सवों के पहले लगाए गए थे। वे किसी नेता या अफसर के छूने से बच गए हैं और उन्हें वृक्षारोपण और कैमरा क्लिनिकल क्लिनिकल की रस्में से बख्श दिया गया है। बख्श दिया गया है। इस हरे भरे इलाके में एक म, म, इस हीरा इस हरे भरे इलाके में एक मकान ने मैदान की एक पूरी की पूरी दिशा को कुछ इस तरह घेर लिया था, उधर से आगे जाना मुश्किल था। मकान किनका था? तो मकान वैद्य जी का था। उसका अगला हिस्सा पक्का और देहाती हिसाब से काफी रौबदार था। पीछे की तरफ दीवारें कच्ची थी। उसके पीछे सुबह होता था। घूरे पड़े होंगे। झिलमिलाती हवाई अड्डों और लकलकाते होटलों की मार्फत जैसी सिंबलिक मॉडर्नाइजेशन इस देश में हो रहा है। उसका असर इस मकान की वास्तुकला में भी उतर आया था। इससे साबित होता था कि दिल्ली से लेकर शिवपालगंज तक काम करने वाली देसी बुद्धि सब जगह एक सी है। मकान का अगला हिस्सा, जिसमें चबूतरा, बरामदा और एक बड़ा कमरा था, बैठक के नाम से मशहूर था। वह क्या था? बैठक के नाम से मशहूर था। ईंट गारा ढोने वाला मजदूर भी जानता था कि बैठक का मतलब ईंट और गारे की बनी हुई इमारत भर नहीं है। नंबर 10 डाउनिंग डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन।
आदि मकानों के नहीं, ताकतों के नाम है। यह जो नाम किनका, यह जो नाम है वह वैद्य जी के घर का नाम है। थाने से लौटकर रूपन बाबू ने बरामदे यानी कि बरामदे में भीड़ लगी देखी। उनके कदम तेज हो गए, धोती फड़फड़ाने लगी। बैठक में आते ही उन्हें पता चला कि उनके ममेरे भाई रंगनाथ शहर से ट्रक पर आए हैं। रास्ते में ड्राइवर ने उसे 2 रुपए ऐंठ लिए। उनका वो रंगनाथ कौन था? उनका ममेरा भाई था। वह किससे आया था? शहर से, तो ट्रक से आया था। और ट्रक वाले उनसे कितने रुपए? 2 रुपए ले लिए थे। एक दुबला पतला आदमी गंदी बनियान और धारीदार अंडरवियर पहने बैठा था। नवंबर का महीना था और शाम को काफी ठंडक हो चली थी। तो महीना कौन सा था? नवंबर का था, इस बात को याद रखेगा। शाम हो चली थी, ठंडक हवा चला था, पर बनियान में काफी खुश नजर आ रहा था। उसका नाम क्या था? मंगल नाम था। इंपॉर्टेंट, याद रखिए, उसका नाम क्या था? मंगल था। पर उसे लोग प्यार से शनिचर कहते थे। पर लोग उसे क्या कहते थे? प्यार से शनिचर कहते थे। उसके बाल पकने लगे थे और आगे के दांत गिर गए थे। उसका पैसा क्या था? तो वैद्य जी की बैठक पर बैठे रहना। शनिचर का पैसा क्या था? तो वैद्य जी के बैठक में बैठे रहना। वह ज्यादातर अंडरवियर ही पहनता था। उसे आज बनियान पहने हुए देखकर रूपन बाबू समझ गए कि शनिचर फॉर्मल होना चाहता है। उसने रूपन बाबू को एक सांस में रंगनाथ की मुसीबतें बता दी और अपनी नंगी जांघों पर तबले के कुछ मुश्किल बोल निकालते हुए ललकार कर कहा, बद्री भैया होते तो मजा आता। यानी कि बद्री भैया कौन है? तो बद्री भैया रूपन बाबू का बड़ा भाई है, वैद्य जी का सबसे बड़ा बेटा, जो पेशे से क्या है? पहलवानी करता है। रूपन बाबू रंगनाथ से छूटते बोले, तुमने अच्छा किया रंगनाथ दादा, 2 रुपए देकर झगड़ा साफ किया। जरा जरा सी बात पर खून खराबा करना ठीक नहीं है। रंगनाथ बाबू से 1.5 साल बाद मिल रहे थे। रंगनाथ बाबू रूपन बाबू से कितने साल बाद मिल रहे थे? तो पूरे 1.5 साल बाद मिल रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूपन बाबू की गंभीरता को दिन भर की सबसे दिलचस्प घटना मानते हुए रंगनाथ ने कहा, मैं तो मारपीट पर उतर आया था, पर बाद में कुछ सोचकर रुक गया। रूपन बाबू ने मारपीट के विशेषज्ञ की हैसियत से हाथ उठाकर कहा, तुमने ठीक ही किया। ऐसे ही झगड़ों से स्टूडेंट कम्युनिटी बदनाम होता है। रंगनाथ ने अब उन्हें ध्यान से देखा। कंधे पर टिकी हुई धोती का छोर, ताजा खाया हुआ पान, बालों में पड़ा हुआ कई लीटर तेल, स्थानीय गुंडागिरी की किसी भी स्टैंडर्ड से वे होनहार लग रहे थे। रंगनाथ ने बात बदलने की कोशिश की। पूछा, बद्री दादा कहाँ हैं? दिखे नहीं। शनिचर ने अपने अंडरवियर को झाड़ना शुरू किया, जैसे कुछ चींटियों को बेदखल करने चाहता हो। साथ ही भौहें सिकुड़ कर बोला, मुझे तो बद्री भैया याद आ रहे हैं। वे होते तो अब तक क्या करते? उसी बात पे वे कह रहे हैं। बद्री दादा कहाँ हैं? रंगनाथ ने ध्यान न देकर रूपन बाबू से पूछा। रूपन बाबू बेरुखी से बोले, शनिचर बता तो रहा है, मुझसे पूछकर तो गए नहीं। कहीं गए हैं, बाहर गए होंगे, आ जाएंगे, कल परसों तरसों तक तो आ ही जाएंगे। उनकी बात से पता चलना मुश्किल था कि बद्री उनके सगे भाई हैं और उनके साथ एक ही घर में रहते हैं। रंगनाथ ने जोर से सांस खींचा। शनिचर ने फर्श पर बैठे बैठे अपनी टांगें फैला दी। जिस्म के जिस हिस्से से बाईं टांगें निकलती, वहां उसने खाल का एक टुकड़ा चुटकी में दबा दिया। दबाते ही उसकी आंखें मुंद गई और चेहरे पर तृप्ति और संतोष का प्रकाश फैल गया। धीरे चुटकी मसलते हुए उन्हें भेड़िए की तरह मुंह फैलाकर जमाई ली। फिर ऊँघती हुई आवाज में कहा, रंगनाथ भैया शहर से आए हैं। इन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कोई किसी गंजहा से 2 रुपए तो क्या 2 कौड़ी भी ऐंठ ले तो जाने। ये गंजहा क्या है? तो गंजहा सिपालगंज लोगों के लिए एक आदर सूचक, सम्मान सूचक शब्द है। गंजहा शब्द रंगनाथ के लिए नहीं था। यह एक तकनीकी शब्द था जिसे सिपालगंज के रहने वाले के लिए सम्मान सूचक पद, कैसा? तो सम्मान सूचक पद की तरह इस्तेमाल करते थे।
आसपास के गांव में भी बहुत से शांति के पुजारी मौका पड़ने पर धीरे से कहते थे, तुम इसके मुंह न लगो, तुम जानते नहीं हो यह साला गंजा है। फर्श पर वहीं एक 14-15 साल का लड़का बैठा था। वह कितने साल का? तो 14-15 साल का लड़का बैठा था। देखते ही लगता था वह शिक्षा प्रसार के चमक चकमे में नहीं आया। शनिचर की बात सुनकर उसने बड़ी आत्मविश्वास से कहा, शरारती लड़के बड़े सीधे होते हैं, कोई मुझसे रुपए मांगकर देखता तो। कहकर उसने हाथ को एक दायरे के भीतर हवा में घुमाना शुरू कर दिया। लगा किसी लॉरी में एक लंबा हैंडल डालकर वह उसे बड़ी मेहनत से स्टार्ट करने जा रहा है। लोग हंसने लगे, पर रूपन बाबू गंभीर रहे। उन्होंने रंगनाथ से पूछा, तो तुमने ड्राइवर को रुपए अपनी मर्जी से दिए थे या उसने धमका कर छीन लिए थे? रंगनाथ ने सवाल अनसुना कर दिया और इसके जवाब में एक दूसरा सवाल किया, अब तुम किस दर्जे में पढ़ते हो रूपन? उनकी शक्ल से लगा कि उन्हें यह सवाल पसंद नहीं है। वे बोले, 10th क्लास में हूं। तुम कहोगे कि उसमें तो 10 पिछले 2 साल पहले भी था। यानी वह 10th क्लास में पिछले 2 साल से भी वो 10th ही क्लास में था। पर मुझे शिवपालगंज के इस क्लास से बाहर निकालने का रास्ता नहीं सूझ पड़ता। तुम जानते नहीं हो दादा, इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। बड़ा नेता यही कहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। फिर तुम इस कॉलेज की हाल नहीं जानते, लुच्चे और शोहदों का अड्डा है। मास्टर पढ़ना लिखना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स भिड़ाते हैं। दिन रात पिताजी की नाक में दम किए रहते हैं कि यह करो वह करो, तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी गर्दन पर मालिश करो। यह भला कोई बताओ, यहाँ भला कोई इतना इम्तहान में पास हो सकता है? कुछ बेशर्म लड़के भी हैं जो कभी कभी इम्तहान पास कर लेते हैं, पर उससे कमरे में अंदर वैद्य जी मरीजों को दवा दे रहे थे। अचानक वे वहीं से बोले, शांत रहो रूपन, इस कुव्यवस्था का अंत होने ही वाला है। जान पड़ता है कि आकाशवाणी हो रही है। घबराओ घबराओ नहीं, वासुदेव कंस का काल पैदा होने ही वाला है। रूपन बाबू शांत हो गया। रंगनाथ ने कमरे की ओर मुंह कर जोर से पूछा, मामा जी, आपका इस कॉलेज से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? कमरे में वैद्य जी की हंसी बड़े जोर से गूंजी। तुम जानना चाहते हो कि मेरा इस कॉलेज से क्या संबंध है? रूपन बाबू, रंगनाथ की जिज्ञासा शांत करो। रूपन ने बड़े कारोबारी ढंग से कहा, पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं। पिताजी क्या है? कॉलेज के मैनेजर हैं। मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथ में थे। रंगनाथ के चेहरे पर अपनी बात का असर पड़ते हुए उन्होंने फिर कहा, ऐसे मैनेजर पूरे मुल्क में 9 मिलेंगे। सीधे के लिए बिल्कुल सीधा और हरामी के लिए बिल्कुल खानदानी हरामी। रंगनाथ ने यह सूचना चुपचाप हजम कर ली और सिर्फ कुछ कहने की गरज से बोला, और कोऑपरेटिव यूनियन का क्या हाल है? मामा जी, उसके भी तो कुछ थे नहीं, हैं। रूपन बाबू ने जरा तीखेपन से कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हैं और रहेंगे। वैद्य जी थे, हैं और रहेंगे। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के लिए श्रद्धा दिखाते थे। देसी हुकूमत के दिनों में वे देसी हाकिमों के लिए श्रद्धा दिखाने लगे। वे देश के पुराने सेवक थे। वे देश के क्या थे? वैद्य जी के बारे में कहा जाए, वो देश के पुराने सेवक थे। पिछले महायुद्धों के दिनों में जब देश को जापान से खतरा पैदा हो गया था, तो उन्होंने सुदूर पूर्व में लड़ने के लिए बहुत से सिपाही भर्ती कराए। जब जरूरत पड़ने पर रातों रात वे अपने राजनीतिक गुटों से सैकड़ों सदस्य भर्ती करा देते थे। पहले भी वे जनता की सेवा, जज के इजलास में जूरी और बेसर बनकर दीवानी के मुकदमों में जायदादों और सिपुर्ददार होकर और गांव के जमींदारों में लंबरदार के रूप में करते थे।
अब वे कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वैद्य जी अब क्या है, तो कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और कॉलेज के मैनेजर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वास्तव में वे इन पदों पर काम नहीं करना चाहते थे। वास्तव में क्या, वे इन पदों पर काम करना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें पदों का लालच न था। पर उस क्षेत्र में जिम्मेदारी के इन कामों को निभाने वाला कोई आदमी नहीं था। और वहां जितने नवयुवक थे वे पूरे देश के नवयुवकों की तरह निकम्मे थे, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में इन पदों को संभालना पड़ता था। बुढ़ापा, वेद जी के लिए शब्द का इस्तेमाल तो कोई अर्थमैटिक की मजबूरी के कारण करना पड़ा, क्योंकि गिनती में उसका उम्र 62। वैद्य जी का उम्र कितना हो चुका था, 62 साल हो चुका था, 62 साल हो गई थी। पर राजधानियों में रहकर देश सेवा करने वाले सैकड़ों महापुरुषों की तरह वे भी उम्र के बावजूद बूढ़े नहीं हुए थे। और उन्हें महापुरुषों की तरह वैद्य जी की यह प्रतिज्ञा थी कि हम बूढ़े तभी होंगे जब मर जाएंगे। वो क्या करें, हम बूढ़े तभी होंगे जब मर जाएंगे, और जब तक लोग हमें यकीन न दिला देंगे कि तुम मर गए हो, तब तक अपने को जीवित ही समझेंगे और देश सेवा करते रहेंगे। हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों की मजाक उड़ाते थे। यानी वेद जी क्या थे, राजनीतिक से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों का वे क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। गांधी की तरह अपनी राजनीति पार्टी में उन्होंने कोई पद नहीं लिया था, क्योंकि वे वहां नए खून को प्रोत्साहित करना चाहते थे। पर कोऑपरेटिव और कॉलेज के मामलों में लोग उन्हें मजबूर कर दिया था, उन्हें मजबूर होना स्वीकार कर लिया था। वैद्य जी तो वो पेशे से क्या, वैधक थे। यानी वैद्य जी क्या थे पेशे से वैधक थे, जिसमें उन्होंने दो नुस्खे खास तौर पर आते थे, गरीबों का मुफ्त इलाज और फायदा न हो तो दाम वापस। यानी वैद्य जी के दो नुस्खे खास तौर में आते थे, क्या, गरीबों का एक तो मुफ्त इलाज और अगर नहीं हुआ तो पूरा दाम वापस। इन नुस्खों से दूसरों को भी आराम मिला हो तो वह दूसरी बात है, खुद वैद्य जी को भी आराम की कभी कमी नहीं थी, हो तो कमी नहीं थी। उन्होंने रोग को दो वर्ग में बना रखे थे। यानी रोग को वो कितने दो वर्गों में बना रखे थे, प्रकट रोग और दूसरा गुप्त रोग। वे प्रकट रोगों की प्रकट रूप से और गुप्त रोगों की गुप्त रूप से चिकित्सा करते थे। रोगों के मामलों में उनकी यह थ्योरी थी कि सभी रोग ब्रह्मचारी नाश से पैदा होता है। यानी कि ब्रह्मचारी अगर आप नाश करते तो आपको रोग होगा, अगर आप ब्रह्मचारी को संभाल के रखते हैं तो आपको कोई रोग नहीं होगा। कॉलेज के लड़कों का तेजहीन मरियल चेहरा देखकर वे प्राय इस थ्योरी की बात करने लगते थे। अगर कोई कह देता कि लड़कों की तंदुरुस्ती गरीबी और अच्छी खुराक न मिलने से बिगड़ी हुई है, तो वे समझते थे कि वह घुमाकर ब्रह्मचार्य के महत्व को अस्वीकार कर रहा है। और चूंकि ब्रह्मचार्य को न मानने वाले बदचलन होता है, इसलिए गरीबी और खुराक की कमी की बात करने वाला भी बदचलन होता है। ब्रह्मचार्य का नाश का क्या नतीजा होता है, इस विषय पर वो बड़ा खौफनाक भाषण देते थे। शुक्रात ने शायद उन्हें यह किसी दूसरे को बताया था कि जिंदगी में 3 बार के बाद चौथी बार ब्रह्मचार्य नाश करना हो तो पहले अपनी कब्र खोद लेनी चाहिए। इस इंटरव्यू के हाल में वे इतने सचित्र ढंग से पेश करते थे कि लगता था ब्रह्मचार्य पर शुक्रात उनके आज ही अवैतनिक सलाहकार हैं। उनकी राय में ब्रह्मचार्य न रखने से सबसे पहले हर्ज यह होता था कि आदमी बाद में चाहने पर भी ब्रह्मचार्य का नाश करने लायक नहीं रह सकता था। संक्षेप में उनकी राय थी कि ब्रह्मचार्य का नाश करने के लिए ब्रह्मचार्य का नाश न होने देना चाहिए। उन ब्रह्मचार्य का नाश न होने देना चाहिए। उनके इस भाषण को सुनकर कॉलेज के 3/4 लड़के अपने जीवन से निराश हो चले थे। पर उन्हें एक साथ आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि वैद्य जी के दवाखाने का एक विज्ञापन था, क्या,
तो जीवन से निराशा नवयुवकों के लिए आशा का संदेश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आशा किसी लड़की का नाम नहीं होता, तब भी लड़के यह विज्ञापन पढ़कर उतना उत्साहित न होते, पर वे जानते थे कि संदेश एक गोली की ओर से आ रहा है, जो देखने में बकरी की लैंडी जैसी है, पर पेट में जाते ही रगों में बिजली सा दौड़ने लगती है। एक दिन उन्होंने रंगनाथ को भी ब्रह्मचार्य का लाभ समझाए। उन्होंने एक अजीब सी शरीर विज्ञान बताया, जिसके हिसाब से कई मन खाने से कुछ छटाक रस बनता, रस से रक्त, रक्त से कुछ और इस तरह आखिर में वीर्य की एक बूंद बनती है। उन्होंने साबित किया कि वीर्य की एक बूंद बनाने में जितना खर्च होता है, उतना एक एटम बनाने में भी नहीं होता। रंगनाथ को जान पड़ा कि हिंदुस्तान के पास अगर कोई कीमती चीज है तो वह वीर्य है। उन्होंने कहा कि वीर्य के 1000 दुश्मन हैं और सभी से लूटने पर आमादा है। अगर कोई किसी तरकीब से अपना वीर्य बचा ले तो समझ लेना पूरा चरित्र बचा लिया। उनकी बातों से लगा कि पहले पहले हिंदुस्तान में वीर्य रक्षा पर बड़ा जोर था, और एक ओर घी दूध की तो दूसरी ओर वीर्य की नदियां बहती थी। उन्होंने आखिर में एक श्लोक पढ़ा, जिसका मतलब था वीर्य की एक बूंद गिरने से आदमी मर जाता है और एक बूंद उठा लेने से जिंदगी हासिल करता है। यानी कि वीर्य का एक बूंद गिरने से आदमी क्या होता है, आदमी मर जाता है, और एक बूंद बचा लेने से आदमी का जिंदगी वह जी लेता है। संस्कृत संस्कृत सुनते ही शनिचर ने हाथ जोड़कर कहा, जय भगवान की। उसने सिर जमीन पर टेक दिया और श्रद्धा के आवेग में अपना पिछला हिस्सा छत की ओर उठा दिया। वैद्य जी और भी जोश में आ गए। रंगनाथ से बोला, ब्रह्मचार्य का तेज क्या कहना, कुछ दिन बाद शीशे में अपना मुंह देखना, तब ज्ञात होगा। 1 मिनट रुकिएगा जरा सा। रंगनाथ सिर हिलाकर अंदर जाने को उठ खड़ा हुआ। अपने मामा के स्वभाव को वह पहले से जानता था। रूपन बाबू दरवाजे के पास खड़े थे। उन उन पर वैद्य जी का भाषण का कोई असर नहीं पड़ा। उनने रंगनाथ से फुसफुसाकर कहा, मुंह पर तेज लाने के लिए आजकल ब्रह्मचार्य की क्या जरूरत, वह तो क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से भी आ जाता है। वह तो क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से भी आ जाता है। वीर्य नाश करना या नहीं करना, इससे कोई चेहरे की चमक से लेना देना नहीं है। हम लोगों ने चौथा परिच्छेद समाप्त कर दिया, हम लोग 5वां परिच्छेद पे आ गए हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी के अदालतों में हुई। पुनर्जन्म का सिद्धांत का इजाद कहाँ हुआ, दीवानी की अदालतों में हुई, ताकि वादी और प्रतिवाद इस अफसोस को लेकर न मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमों का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। वैद्य जी की बैठक के बाहर चबूतरे पर जो आदमी इस समय बैठा था, उसने लगभग 7 साल पहले दीवानी के एक मुकदमे दायर किया था। वैद्य जी की बैठक के चबूतरे में अभी एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। वह लगभग कितने साल पहले, तो 7 साल पहले, कितने 7 साल पहले दीवानी पर एक मुकदमा दायर किया है। आपसे यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है। इसलिए स्वाभाविक था कि वह आदमी अपनी बात में पुनर्जन्म का पाप, भाग्य, भगवान, अगले जन्म के कार्यक्रम आदि का नियमित रूप से हवाला देता है। उसको लोग लंगड़े कहते हैं, उसको लोग क्या कहते हैं, लंगड़ कहते हैं। जो आदमी वहां 7-8 साल से वो एक मुकदमा दायर किया अपने दीवाने का, वो आदमी कौन था, तो वह आदमी लंगड़ था। देखिएगा एक जगह इस लंगड़ का लंगड़ प्रसाद यही नाम है, शायद आपको कहीं देखने को भी मिलेगा। यही उनका वास्तविक नाम है, और यह उनका संपूर्ण नाम है, जो कई बार पूछा भी गया कि लंगड़ का पूरा नाम क्या है। माथे पर कबीरपंथी तिलक, देखिएगा लंगड़ का कैसा वेशभूषा था, आपसे यह भी पूछा जाता है।
लंगड़ के माथे पर कबीरपंथी तिलक, गले में तुलसी की कंठी, आंधी पानी झेला हुआ दढ़ियल चेहरा, दुबला पतला देह, मिर्जई पहने हुए, एक पैर घुटने के पास से कटा था, जिसकी कमी एक लाठी से पूरी की गई थी। चेहरे पर पुराने जमाने के कई ईसाइयों संतों का भाव, जो रोज अपने हाथ से अपनी पीठ को खींचकर 100 कोड़े मारता हो। तो उनका कैसा वो कदकाठी था, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अब बनने लगे हैं। उसकी ओर शनिचर ने भांग का एक गिलास बढ़ाया और कहा, लो भाई लंगड़, पी लो, इसमें बड़े बड़े माल पड़े हैं। लंगड़ ने आंखें मूंद कर इनकार किया और थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही, जिसका संबंध भंग की गरिमा, बादाम, मुनक्के के लाभ, जीवन के क्षण भंगुरता, रोग और त्याग जैसे दार्शनिक विषयों से था। बहस के अंत में शनिचर ने अपना दूसरा हाथ अंडरवियर में पहुंचकर सभी तर्कों से छुटकारा पा लिया। सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता देखते हुए भुनभुना कर कहा, पीना हो तो सटाक से गटक जाओ, न पीना हो तो हमारे ठेंगे से। यह जो लंगड़ की स्टोरी है, यह लंगड़ की जो कहानी है, वह एक दीवान जो उनके हिस्से का था, वह उसे नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर के वो कोर्ट में केस करता है। तो जब कोर्ट में वो केस करता है तो उससे कुछ रिश्वत लिया जाता है। वह गांधी का प्रतीक है और कहता है कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, और इस वजह से उनका कागज नहीं निकलता है तो कुछ ना कुछ गलतियां निकाल दी जाती है, हर पर नोटिस निकल जाता है, और ये संपूर्ण पूरे कहानी में ऐसे ही चलते रहता है पूरा स्टोरी में। लंगड़ ने जोर से सांस खींची और आंखें मूंद ली। जो आत्मा दया से पीड़ित व्यक्तियों से लेकर ज्यादा खा जाने वाले तक में भाव प्रदर्शन की एक बड़ी सी लोकप्रिय मुद्रा मानी जाती रही है। शनिचर ने उसे छोड़ दिया और ऐसे बंदर छाप छलांग लगाकर, जो डार्विन की विकासवादी सिद्धांत की पुष्टि करती थी, बैठक के भीतरे हिस्से पर हमला किया। वहां प्रिंसिपल साहब, क्लर्क, वैद्य, रंगनाथ आदि बैठे हुए थे। दिन के 10 बजने वाले थे। उधर क्या होता कि उधर प्रिंसिपल साहब अपने क्लर्क के साथ आए हुए थे, उधर वैद्य और रंगनाथ साथ में बैठे होते हैं। कोई भी उनके बरामदे पे आता था तो उनका स्वागत यह, जैसे हम लोग के जमाने में चाय दिया जा रहा है, उस जमाने में भांग पीस के वो देते थे। शनिचर ने भांग का वह गिलास अब प्रिंसिपल साहब की ओर बढ़ाया और वही बात कही, पी जाइए मास्टर साहब, इसमें बड़े बड़े माल हैं। प्रिंसिपल साहब ने वैद्य जी से कहा, कॉलेज का काम छोड़ कर आया हूं, इसे शाम के लिए ही रख जाएं। वैद्य जी ने स्नेहपूर्वक कहा, संध्या काल पुनः पी लीजिएगा। कॉलेज छोड़ कर आया हूं, वे फिर बोले। रूपन बाबू कॉलेज जाने के लिए घर से तैयार होकर निकले। रोज की तरह कंधे पर पड़ा हुआ धोती का छोर, बूशर्ट, और उनकी फिलॉसफी के अनुसार मैली होने के बावजूद कीमती होने के कारण पहनी जा सकती थी। यहाँ रूपन बाबू का मानना था कि कपड़ा गंदा या मैला नहीं होता, कितना कीमत होता ये मैटर करता। अगर वो कपड़ा कीमती है तो गंदा मैला से उसे कोई लेना देना नहीं। इस समय पान खा लिया था और बाल संवार लिए थे। हाथ में एक मोटी सी किताब, जो खास तौर पर नागरिक शास्त्र के घंटी में पढ़ाई जाती थी, जिसका नाम जेबी जासूस था। नागरिक शास्त्र का वह किताब था मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उस किताब का नाम क्या था? जेबी जासूस था। इंपॉर्टेंट, इसे भी आपसे पूछा जाता है। जेब में 2 फाउंटेन पेन, एक लाल और एक नीली स्याही, दोनों बिना स्याही के। कलाई में घड़ी, जो सिद्ध करती थी कि जो जुआ खेलता उसकी घड़ी तक रेहन हो जाती, और जो जुआड़ियों का माल रेहन रखता है उसे कीमती घड़ी 10 रुपए में मिल जाती है। तो उनके घड़ी का कीमत कितना बताया गया? 10 रुपए बताया गया। उसमें 10 रुपए हमको लगता बहुत बड़ी बात होगी। रूपन बाबू ने प्रिंसिपल साहब की बात बाहर निकलते निकलते सुन ली थी। वे वहीं से बोले, कॉलेज को आप हमेशा ही छोड़ रहते हैं, वह तो कॉलेज ही है जो आपको नहीं छोड़ता। प्रिंसिपल साहब छिपे और इसलिए हंसे और जोर से बोले, रूपन बाबू बात पक्की कहते हैं। शनिचर ने उछलकर उनकी कलाई पकड़ ली। किलकर
किलक कर कहा, तो लीजिए इस बात पर चढ़ जाइए एक गिलास। वैद्य जी संतोष से प्रिंसिपल का भांग पीना देखते रहे। पीकर प्रिंसिपल साहब बोले, सचमुच ही बड़े बड़े माल पड़े हैं। वैद्य जी ने कहा, भंग तो नाम मात्र को है और नहीं भी है। वास्तविक द्रव्य तो बादाम। देखिएगा उस भांग में क्या क्या रहता है, इस बात से भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं। बादाम, मुनक्का और पिस्ता। बादाम बुद्धि और वीर्य को बढ़ाता है। बादाम क्या करता है? बुद्धि और वीर्य को बढ़ाता है। मुनक्का रेचक। मुनक्का क्या कहते हैं? मुनक्का रेचक है। इसमें इलायची भी पड़ी है। इसका प्रभाव शीतल है। इससे वीर्य फटता नहीं, ठोस और अस्थिर होता है। मैं तो इसे पेय का एक छोटा सा प्रयोग रंगनाथ पर भी कर रहा हूं। प्रिंसिपल साहब ने गर्दन उठाकर कुछ पूछना चाहा, पर वे पहले ही कह चले, इन्हें कुछ दिन हुए ज्वर रहने लगा था, शक्ति छीन हो चली थी, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। इनके लिए नित्य का यह कार्यक्रम बना दिया। पौष्टिक द्रव्यों में बादाम का सेवन भी है, 2 पत्ती भंग का भी है। देखना 6 मास के पश्चात जब ये वहां से जाएंगे तो क्या होकर जाते हैं। कॉलेज में क्लर्क ने कहा, छछूंदर जैसे आए थे गेंडा बनकर जाएंगे। कॉलेज के क्लर्क ने कहा रंगनाथ को लेकर कि छछूंदर जैसा आए थे और गेंडा बनकर जाएंगे, देख लेना चाचा। यानी कि वैद्य जी को वो क्या कह के संबोधित करते हैं? तो चाचा कह के संबोधित करते हैं। जब कभी क्लर्क वैद्य जी को चाचा कहता तो प्रिंसिपल साहब को अफसोस होता था कि उन्हें अपना बाप नहीं कह पाते। यानी कि उसे चाचा नहीं, वो चाहते थे उन्हें अपना बाप कहे। उनका चेहरा उदास हो गया। वे सामने पड़ी हुई फाइलें उल्टाने लगे। तब तक लंगड़ दरवाजे पर आ गया। शास्त्रों में शूद्रों के लिए जिस आचरण का विधान है, उसमें उसके अनुसार चौखट पर मुर्गे बनकर उसने वैद्य जी को प्रणाम किया। देखिएगा लंगड़ किस जाति का था? वो शूद्र जाति का था, क्योंकि यहाँ साफ साफ कहा गया। तब तक लंगड़ दरवाजे पर आ गया। शास्त्रों में शूद्र के लिए जिस आचरण का विधान है, उसके अनुसार चौखट पर मुर्गे बनकर उसने वैद्य जी को प्रणाम किया। यानी कि शूद्र जब आते थे तो बड़ी जाति वाले लोगों के चौखट पर मुर्गे बनकर प्रणाम करते थे। वैसा ही किन्होंने किया? लंगड़ ने किया। इससे प्रकट हुआ कि हमारे यहाँ आज भी शास्त्र सर्वोपरि है। जाति प्रथा मिटने की सारी कोशिश अगर फरेब नहीं तो रोमांटिक कार्रवाइयां हैं। यानी कि अभी तक जाति प्रथा मिटी नहीं है। लोग ऐसे ही ढोंग कर रहे हैं कि जाति प्रथा मिट गई है, जैसे एक रोमांटिक कार्रवाइयां हंसी मजाक में होता है। लंगड़ ने भीख जैसी मांगते हुए कहा, तो जाता हूं बापू। वैद्य जी कहा, जाओ भाई, तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, लड़ते जाओ, इसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूं। लंगड़ ने स्वाभाविक ढंग से कहा, ठीक है बापू, ऐसी लड़ाई तो मैं क्या करेंगे, ऐसी लड़ाई में तुम क्या करोगे? जब कोई सिफारिश विफारिश की बात होगी तब आकर तुम्हारी चौखट पर सिर रगड़ूंगा। जमीन तक झुककर उसने उन्हें फिर से प्रणाम किया और पैर पर लाठी के सहारे झूलता हुआ चला गया। वैद्य जी जोर से हंसे, बोले, इसकी भी बुद्धि बालकों सी है। वे बहुत कम हंसते थे। रंगनाथ ने चौंक कर देखा। हंसते ही वैद्य जी का चेहरा मुलायम हो गया। नेतागिरी की जगह भलमानस चाहत ने ले ली है। वह आचरणवान महापुरुष की जगह वे बच्चलन जैसे दिखने लगे। रंगनाथ ने पूछा, ये लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? प्रिंसिपल साहब सामने फैली हुई फाइलों और चेक बुक उन जिनकी आड़ में वे कभी कभी यहाँ सवेरे सवेरे भांग पीने के लिए आते थे, समेटने लगे थे। हाथ रोककर बोले, इसे तहसील से एक दस्तावेज की नकल लेनी है। लंगड़ को क्या लेना है? तहसील से एक दस्तावेज की नकल लेनी है। इसमें कसम खाई है कि मैं रिश्वत न दूंगा, कायदे से ही नकल लूंगा। उधर नकल बाबू ने कसम खाई है कि मैं रिश्वत न लूंगा और कायदे से ही नकल दूंगा। इसी की लड़ाई चल रही है। मतलब कि कह रहा है कि अगर आप रिश्वत नहीं देना चाहिए तो नहीं दीजिए, मैं आपको सिस्टम से ही चलूंगा। और सरकारी काम आप सभी जानते हैं कितनी लापरवाही से होती है, वह उसी का शिकार होता चला जा रहा है। रंगनाथ इतिहास में एमए किया था।
रंगनाथ ने इतिहास से क्या किया था, एमए किया था। न जाने कितनी लड़ाइयों का कारण पड़े थे। वह इतिहास से जब एमए कर रहे थे तो बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारे चीजों, घटनाओं को वह इतिहास में पढ़े थे। सिकंदर ने भारत पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया था। पुरु ने उसका कब्जा न होने पाए पुरु ने उसका कब्जा न होने पाए, इसलिए प्रतिरोध किया था। इसी कारण लड़ाई हुई थी। अलाउद्दीन ने कहा था कि मैं पद्मिनी को लूंगा, राणा ने कहा कि पद्मिनी को नहीं दूंगा, इसलिए लड़ाई हुई थी। सभी लड़ाइयों की जड़ यही बात थी, एक पक्ष कहता था लूंगा, दूसरा पक्ष कहता था नहीं दूंगा, इसी पर लड़ाई होती थी। पर यहाँ लंगड़ कहता था धर्म से नकल लूंगा, बाबू कहता था धर्म से नकल दूंगा, फिर भी लड़ाई चल रही है। रंगनाथ ने प्रिंसिपल से इस ऐतिहासिक विपर्यय का मतलब पूछा। इसका जवाब में उन्होंने अवधि में एक कहावत कही जिसका शाब्दिक अर्थ था, हाथी आते हैं घोड़े जाते हैं, बेचारे ऊंट गोते खाते हैं। यह बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हाथी आते हैं घोड़े जाते हैं, बेचारे ऊंट गोट खाते हैं। यह किस उपन्यास की पंक्ति है, तो आपसे पूछा जा सकता है। यह कहावत शायद किसी जिंदा अजायब घर पर कही गई थी, पर रंगनाथ इतना तो समझ ही गया कि इशारा किसी सरकारी दफ्तर की लंबाई चौड़ाई और गहराई की ओर है। फिर भी वह लंगड़ और नकल बाबू के बीच चलने वाले धर्मयुद्ध की डिजाइन नहीं समझ पाया। उसने अपना सवाल और स्पष्ट रूप से प्रिंसिपल साहब के सामने पेश किया। उसकी ओर से क्लर्क बाला, ये गंजहे के चोचले हैं, मुश्किल से समझ में आते हैं। लंगड़ ने उसे 5 कोस दूर एक गांव का रहने वाला, लंगड़ क्या कहाँ के रहने वाले हैं, तो लंगड़ यहाँ से 5 कोस दूर एक गांव के रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा। बीबी क्या हो चुकी, उसकी मर चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लंगड़ की बीबी मर चुकी है। लड़कों से यह नाराज है और उन्हें अपने लिए मरा हुआ समझ चुका है। भगत आदमी है, कबीर और दादू के भजन गाया करते थे। देखिएगा, भगत आदमी है, पूछे जाएगा लंगड़ किनके गीत गाया करते थे, तो कबीर और दादू के वो भजन गाया करते थे। इस बात को याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाते गाते थक गया तो बैठे ठाले एक दीवानी का मुकदमा दायर कर बैठे। मुकदमे के लिए एक पुराने फैसले की नकल चाहिए। उसके लिए पहले तहसील का दरख्वास्त उसके लिए पहले तहसील में दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त में कुछ कमी रह गई, इसलिए वह खारिज हो गई। इस पर इसने दूसरी दरख्वास्त दी। कुछ दिन हुए यह तहसील में नकल लेने गया। नकलविश चिड़ी मार निकला। उसने 5 रुपए मांगे। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब वो नकल लेने गए थे तो उनसे कितना रुपए मांगा गया था, 5 रुपए मांगा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। लंगड़ बोला कि रेट तो 2 रुपए का है। इसी पर बहस हो गई। 2-4 वकील वहां खड़ा थे। उन्होंने नकलविश से कहा कि भाई 2 रुपए में ही मान जाओ, यह बेचारा लंगड़ा है, नकल लेकर तुम्हारे गुण गाएगा। पर वह अपनी बात से बाल बराबर भी नहीं खिसका, एकदम से मर्द बन गया और बोला कि मर्द की बात एक होती है, जो कह दिया वही लूंगा। तब वकीलों ने लंगड़ को समझाया, बोलो कि नकल बाबू भी गिरस्तीदारी आदमी है, लड़कियां बिहानी हैं, इसलिए रेट बढ़ा दिया है, मान जाओ और 5 रुपए दे दो। पर वह भी ऐंठ गया, बोला कि अब यही होता है, तनख्वाह तो दारू और कालिये पर खर्च करते हैं। वो तनख्वाह जो है वो दारू और कालिया पर खर्च करते हैं और लड़कियों का विवाह के लिए घूस लेते हैं। नकल बाबू बिगड़ गया, गुर्रा कर बोला कि जाओ, हम इसी बात पर घूस नहीं लेंगे, जो कुछ करना होगा कायदे से करेंगे। वकीलों ने बहुत समझाया कि ऐसी बात न करो, लंगड़ भगत आदमी है, उसकी बात का बुरा न मानो, पर उसका गुस्सा एक बार चढ़ा तो फिर नहीं उतरा। सच तो यह है कि रंगनाथ बाबू की लंगड़ ने गलत नहीं कहा था। इस देश की लड़कियां बिहाना भी चोरी करना का बहाना हो गया है। एक रिश्वत लेता है तो दूसरा कहता है कि क्या करे बेचारा, बड़ा खानदान है।
लड़कियां बिहानी हैं। सारी बदमाशी का तोड़ लड़कियों के विवाह पर ही होता है। विवाह पर ही होता है। जो भी हो, लंगड़ और नकल बाबू ने बड़ी हुज्जत हुई। अब घूस के मामले में बात बात पर हुज्जत होती है। पहले सधा काम होता था। पुराना आदमी बात के पक्के होते थे। 1 रुपया टिका दो तो दूसरे दिन नकल तैयार। अब नए नए स्कूली लड़के दफ्तर में घूस आते हैं और लेन देन का रेट बिगाड़ते हैं। उन्हीं की देखा देखी पुराने आदमी भी मनमानी करते हैं। अब रिश्वत का देना और रिश्वत का लेना दोनों बड़े झंझट का काम हो गया है। लंगड़ भी गुस्सा लंगड़ को भी गुस्सा आ गया। उसने अपनी कंठी छूकर कहा, जाओ बाबू, तुम कायदे से ही काम करोगे तो हम भी कायदे से ही काम करेंगे। अब तुमको एक कानी कोड़ी न मिलेगी। हमने दरख्वास्त लगा दी है, कभी ना कभी तो नंबर आएगी ही। उसके बाद लंगड़ ने जाकर तहसीलदार को सब हाल बताया। तहसीलदार बहुत हंसा और बोला, शाबाश लंगड़, तुमने ठीक ही किया है। तुम्हें इस लेन देन में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर आने पर तुम्हें नकल मिल जाएगी। उसने पेशकर से कहा, देखो लंगड़ बेचारा 4 महीने से हैरान है। अब कायदे से काम होना चाहिए, उन्हें कोई परेशान ना करे। इस पर पेशकर बोला कि संस्कार, यह लंगड़ा तो झक्की है, आप इसकी झमेले में न पड़े। तब लंगड़ा पेशकर पर बिगड़ गया और झाए झाए होने लगी। किसी तरह दोनों में तहसीलदार ने सुलह कराई। लंगड़ा जानता है कि नकल बाबू उसकी दरख्वास्त किसी न किसी बहाने खारिज कर देगा। दरख्वास्त बेचारी तो चींटी की जान जैसी है, उसे लेने के लिए कोई बड़ी ताकत न चाहिए। दरख्वास्त तो किसी भी समय खारिज कराया जा सकता है। देखिएगा, यह स्थिति लंगड़ जो एक दीवान के लिए मुकदमे दायर किया था, तो वह कोर्ट में जो स्थितियां होती है उस नकल को पाने के लिए, और वो अगर कोई घूस नहीं देता तो क्या स्थितियां, उसी का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। इसको आप लोग ध्यान से घटना को समझिएगा। फीस का टिकट कम लगा है। मिशील का पता गलत लिखा है। एक खाना अधूरा पड़ा है। ऐसे ही कोई बात पहले नोटिस बोर्ड पर लिख दी जाती है और अगर उसे दी गई तारीख तक ठीक न किया जाए तो दरख्वास्त खारिज कर दी जाएगी। इसलिए लंगड़ ने अब पूरी तैयारी कर ली है। वह अपने गांव से चला आया है। अपने घर उसने ताला लगा दिया है। खेत पात, फसल, बैल बधिया सब भगवान के भरोसे छोड़ आया है। अपने एक रिश्तेदार के यहाँ डेरा डाल दिया है। सवेरे से शाम तक तहसील के नोटिस बोर्ड के आसपास चक्कर काटता रहता है। उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो नोटिस बोर्ड पर उसकी दरख्वास्त की कोई खबर निकले, उसे पता न चले। चूंकि नहीं की दरख्वास्त खारिज हुई। एक बार ऐसा भी हो चुका है। उसने नकल लेने के सब कायदे रट डाले हैं, फीस का पूरा चार्ट याद कर लिया है। आदमी का जब कर्म फूटता है तभी उसे थाना कचहरी का मुंह देखना पड़ता है। लंगड़ का भी कर्म फूट गया है, पर इस बार जिस तरह से वे तहसील पर टूटा, उसे लगता है कि पट्टा निकल कर ही रहेगा। रंगनाथ ने अपने जीवन में अब तक काफी बेवकूफियां नहीं की। मतलब अभी रंगनाथ ने अपने जीवन में अब तक काफी बेवकूफियां नहीं की थी, इसलिए उसे अनुभवी नहीं कहा जा सकता था। लंगड़ के इतिहास का उसके मन पर बड़ा गहरा पड़ा। वह भावुक हो गया। भावुक होते ही कुछ करना चाहिए कि भावना उसके मन को मथने लगी, पर क्या करना चाहिए इसका जवाब उसके पास नहीं था। जो भी हो, भीतर ही भीतर जब बात बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो उसने भुनभुना कर कह दिया, यह सब बहुत गलत है, कुछ करना चाहिए। कलक ने शिकारी कुत्ते की तरह झपट कर यह बात दबोच ली। बोला, क्या कर सकते हो रंगनाथ बाबू? कोई क्या कर सकता है? जिसकी छिलता है उसी को चुनचुनाता है। लोग अपना ही दुख दर्द ढो लेते हैं, यही बहुत है। दूसरों का बोझ कौन ढो सकता है? अब तो वही है भैया की अपना अपना दाद उधर से खुज अब तो वही है भैया कि तुम अपना दाद उधर से खुजलाओ, हम अपना इधर से खुजलाएं। क्लर्क चलने को उठा। प्रिंसिपल ने चारों ओर निगाह दौड़ाकर कहा, बद्री भैया दिखाई नहीं पड़ रहे हैं?
वैद्य जी ने कहा, एक रिश्तेदार डकैती में फंस गए हैं। एक रिश्तेदार क्या है, डकैती में फंस गए हैं। पुलिस की लीला अपरंपार है। जानते ही हो बद्री वहीं गया है, आज लौट रहा होगा। सनीचर चौखट के पास बैठा था, मुंह से सीटी जैसे बजाते हुए बोला, जब तक नहीं आते तभी तक भला है। प्रिंसिपल साहब भंग पीकर अब तक भूल चुके थे कि आराम हराम है। एक बड़ा सा तकिया अपनी ओर खींचकर वे इत्मीनान से बैठ गए और बोले, बात क्या है? सनीचर ने बहुत धीरे से कहा, कोऑपरेटिव यूनियन में गबन हो गया है। बद्री भैया सुनेंगे तो सुपरवाइजर को खा जाएंगे। क्या हुआ? कोऑपरेटिव यूनियन में गबन हो गया। कोऑपरेटिव यूनियन के जबकि डायरेक्टर कौन थे? ये स्वयं स्वयं थे। कौन? बद्री बद्री पहलवैद जी जो है कोऑपरेटिव यूनियन के स्वयं सदस्य थे। वही कह रहा कि अगर बद्री भैया को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा गुस्सा करेंगे और किनको खा जाएंगे? तो वह एक सेकंड, वो पता चला तो सुपरवाइजर को खा जाएंगे। प्रिंसिपल आतंकित हो गए। इस तरह फुसफुसा कर बोले, ऐसी बात है? सनीचर ने झुककर कुछ कहना शुरू कर दिया। वार्तालाप की वही आखिरी भारतीय शैली थी जिसे पारसी थिएटर में अमर बना दिया है। इसके सहारे एक आदमी दूसरे से कुछ कहता है और वहीं खड़े हुए तीसरे आदमी को कानों कान खबर नहीं होती। यह दूसरी बात है कि यह दूसरी बात है कि 100 गज की दूरी तक फैले हुए दर्शकगण उस बात को अच्छी तरह सुनकर समझ लेता है। अब पूरे जन समुदाय में स्टेज पर पड़े हुए दूसरे आदमी को छोड़कर सभी लोग जान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। संक्षेप में बात को गुप्त रखने की इस हमारी परंपरा शैली को अपनाकर शनिचर ने प्रिंसिपल साहब को कुछ बताना शुरू किया। पर वैद्य जी कड़क कर बोले, क्या स्त्रियों की भांति फुसफुस कर रहा है? कोऑपरेटिव यूनियन में गबन हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी यूनियन है जिसमें ऐसा ना हुआ हो? कुछ रुक कर वे समझने की ढंग पर बोले, हमारी यूनियन में गबन नहीं हुआ था। इस कारण लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखते थे। अब तो हम कह सकते हैं कि हम सच्चे आदमी हैं। गबन हुआ और हमने छिपाया नहीं। जैसा है वैसा ही हमने बता दिया। सांस खींचकर उन्होंने बात समाप्त की। चलो अच्छा ही हुआ, एक कांटा निकल गया, चिंता मिटी। चिंता मिटी। प्रिंसिपल साहब तकिए के सहारे निश्चल बैठे रहे। आखिरी में एक ऐसी बात बोली जिसे सब जानते हैं। उन्होंने कहा, लोग आजकल बड़े बेईमान हो गए। लोग आजकल क्या हो गए? बड़े बेईमान हो गए हैं। यह बात भी बड़ी गुणकारी है और हर भला आदमी इसका प्रयोग मल्टीविटामिन टिक्कियों की तरह दिन में 3 बार खाने के बाद कर सकता है। पर कलक ने इसमें कुछ व्यक्तिगत आक्षेप जैसा जान पड़ा। उसने जवाब दिया, आदमी 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 पर है। अपने कॉलेज में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है। वैद्य जी ने उसे आत्मीयता की दृष्टि से देखा और मुस्कुराए। कोऑपरेटिव यूनियन वाला गबन बीज गोदाम से गेहूं निकाल कर हुआ है। उसी ओर इशारा करते हुए बोला, कॉलेज में गबन कैसे हो सकता? वहां गेहूं का गोदाम नहीं है। यानी गबन किस अनाज का हुआ है? तो गेहूं का हुआ। अब गबन शब्द का क्यों प्रयोग किया जाता है? जब किसी सरकारी चीज का चोरी हो जाता तो उसके लिए गबन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे प्रेमचंद का एक उपन्यास है गबन। उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गबन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। यह मजाक था। प्रिंसिपल साहब हंसे। एक बार हंसी शुरू हुई तो आगे का काम ढंग से संभाल लिया। वे हंसते ही रहे, पर क्लर्क व्यक्तिगत आक्षेप को संदेह से पीड़ित जान पड़ता था। उसने कहा, पर चाचा, कॉलेज में तो भूसे भूसे के सैकड़ों गोदाम है। हर एक के दिमाग में भूसा ही भरा है। हर एक के दिमाग में क्या है? भूसा ही भरा हुआ है। इस पर इस पर और भी हंसी हुई। शनिचर ने रंगनाथ भी हंसे। हंसी की लहर चबूतरे तक पहुंच गई।
वहां पर बैठे हुए दो चार गुमनाम आदमी भी असंपृक्त भाव से हंसने लगे। क्लर्क ने प्रिंसिपल को आंख से चलने का इशारा किया। यह हमारी गौरवपूर्ण परंपरा की असल बात 2-4 घंटे की बातचीत के बाद अंत में निकलती है। अतः वैद्य जी अब प्रिंसिपल साहब से पूछे, और कोई विशेष बात? कुछ नहीं, वही खन्ना वाला मामला है। परसों परसों दर्जे में काला चश्मा लगाकर पढ़ा रहे थे। मैंने वहीं फर्नीचर रख दिया। लड़कों को बहका रहे थे। मैंने कहा, लो पुत्रवर, तुम्हें हम यहीं घसीट कर फीता बनाए देते हैं। प्रिंसिपल साहब ने अपने ऊपर बड़ा संयम दिखाया था, पर यह बात खत्म करते करते अंत में उनके मुंह से फिक फिक जैसे कोई चीज निकल गई। वैद्य जी ने गंभीरता से कहा, ऐसा न करना चाहिए। वैद्य जी से भी सम्मानपूर्वक विरोधियों से भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। देखो ना, प्रत्येक बड़े नेता का एक एक विरोधी है। सभी ने स्वेच्छा से अपना अपना विरोधी पकड़ लिया है। यह जनतंत्र का सिद्धांत है। या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक हक विरोधी चुनना भी, एक हक, सबका अपना एक विरोधी होना क्या है, जनतंत्र का सिद्धांत है। हमारे नेतागण कितनी शालीनता से विरोधियों को झेल रहे हैं। विरोधीगण अपनी बात बकते हैं और नेतागण चुपचाप अपनी चाल चलते हैं। देखिएगा, विरोधीगण अपने बात बकते रहते हैं और नेतागण चुपचाप अपना चाल चलते रहते हैं। कोई किसी से प्रभावित नहीं होता। यह आदर्श विरोधी है। आपको भी यह रुख अपनाना चाहिए। प्रभावित नहीं होते। ये वाली पंक्ति हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। विरोधीगण अपनी बात बकते रहते, नेतागण चुपचाप अपनी चाल चलते रहते, कोई किसी से प्रभावित नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लर्क पर राजनीति के इन मौलिक सिद्धांतों क्लर्क पर राजनीति के इन मौलिक सिद्धांतों का कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, इससे कुछ नहीं होता चाचा। खन्ना मास्टर को मैं जानता हूँ, इतिहास में एमए है। खन्ना मास्टर की एजुकेशन क्या हो, इतिहास में एमए है। उन्हें अपने बाप तक का नाम नहीं मालूम, सिर्फ पार्टी बंदी के उस्ताद हैं। अपने घर पर लड़कों को बुला बुला कर जुआ खिलाते हैं। उन्हें ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, कभी पकड़ कर दनादन दनादन लगा दिया जाए, मैंने 2-4 मुका धुड़ुम धाड़ुम कर दिया जाए। इस पर वैद्य जी की ओर से भी और भी गंभीर बना दिया। पर और लोग उत्साहित हो उठे। बात जूता मारने की पद्धति और परंपरा पर आ गई। सनीचर ने चहक कर कहा कि जब खन्ना पर दनादन दनादन पड़ने लगे तो हमें भी बताना। बहुत दिन से हमने किसी को जुतियाया नहीं है। हम भी 2-4 हाथ लगाने चलेंगे। एक आदमी बोला कि जूता अगर फटा हो तो 3-4 दिन तक पानी में भिगोया गया हो तो मारने में अच्छी आवाज आती। अगर मतलब जूता पहला तो फटा होना चाहिए और उसमें से भी क्या 2-4 दिन जो उसे भिगाया हुआ होना चाहिए, और उससे मारने में बड़ी मजा आ जाता है, बहुत अच्छी आवाज आता है। लोगों को दूर दूर तक सूचना मिल जाती है कि जूता चल रहा है। दूसरा बोला, पढ़े लिखे आदमी को जुतियाना हो तो गोरक्षक जूते का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मार तो पड़ जाए पर ज्यादा बेइज्जती न हो। चबूतरे पर बैठे बैठे एक तीसरे आदमी ने कहा कि जुतियाने का सही तरीका यह है कि गिनकर 100 जूता मारने चले और 99 तक आते आते पिछली गिनती भूल जाए। एक से गिनकर फिर नए सिरे से जूता लगाना शुरू कर दें। चौथे आदमी ने इसका अनुमोदन करते हुए कहा कि सचमुच जुतियाने का यही एक तरीका है, और इसलिए मैंने भी 100 तक गिनती याद करनी शुरू कर दी है। हमारा 5वां परिच्छेद यहाँ समाप्त हो गया। अब हम लोग 6ठा परिच्छेद को पढ़ेंगे। शहर से देहात को जाने वाली सड़क एक साइकिल रिक्शा चला आ रहा था। अब क्या हुआ कि शहर से जो सड़क आ रहा था उस पे क्या एक साइकिल रिक्शा आ रहा था। वो शहर से गांव की ओर आ रहा था। रिक्शे वाले रंगीन बनियान, हाफ पैंट, लंबा बाल, दुबले पतले जिस्म वाले नौजवान था। उसके पसीने से लथपथ चेहरा देखकर वेदना का फोटोग्राफ नहीं बल्कि वेदना का कार्टून आंख के आगे आ जाता था। रिक्शे पर अपनी दोनों जांघों पर हाथ की मुट्ठियां जमाए हुए बद्री पहलवान बैठे हुए थे।
रिक्शे पर उसने पैरों के पास एक संदूक रखा हुआ था। दोनों पैर संदूक के सिरों पर जमा कर स्थापित कर दिए थे। इस तरह पैर टूटकर रिक्शे के नीचे भले ही गिर जाएं, संदूक के नीचे गिरने का कोई खतरा न था। संध्या का बेमतलब सुहावना समय था। पहलवान का गांव अभी 3 मील दूर होगा। पहलवान का गांव अभी जो है कितना 3 मील दूर होगा, 3 मील। उन्होंने शेर की तरह मूंछ खोलकर जम्हाइयां ली और उसी लपेट में कहा, इस साल फसल कमजोर जा रही है। रिक्शा वाला कृषि विज्ञान और अर्थशास्त्र पर गोष्ठी करने के मूड में न था। वह चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। पहलवान ने अब उससे साफ साफ पूछा, किस जिले के हो? तुम्हारे उधर फसल का क्या हाल है? रिक्शे वाले ने सिर को पीछे नहीं मोड़ा। आंख पर आती हुई बालों की लट को गर्दन के चौचदार झटके से हाथ मत्थे के ऊपर फेंक कर उसने कहा, फसल? हम देहाती नहीं हैं ठाकुर साहब, खास शहर के रहने वाले हैं। देखिएगा एक चीज, जैसे कि वो कलक वेद जी को चाचा कह के पुकारते थे, यहाँ ठाकुर साहब कह के पुकारा किसे जा रहा है? तो बद्री पहलवान को, रिक्शे वाले के द्वारा। इसके बाद वह कुल्हे मटका मटका कर जोर से रिक्शा चलाने लगा। आगे जाने वाले एक दूसरे रिक्शे को देखकर उसने घंटी बजाई। पहलवान ने दूसरी जमाई ली। फसल की ओर फिर से ताकना शुरू कर दिया। रिक्शा वाला सवारी की यह बेरुखी देखकर उलझन में पड़ गया। रंग जमाने के लिए उसने आगे वाले रिक्शे वाले को ललकार कर, अबे ओ बांगड़ू, चल बाईं तरफ। आगे से रिक्शे वाले बाईं तरफ हो लिया। पहलवान का रिक्शा उसके पास से आगे निकल गया। निकलते निकलते इस रिक्शे वाले ने बाईं ओर से रिक्शा से पूछा, क्यों गोंडा के रहने वाले हो या बहराइच का? मतलब पूछा जा रहा रिक्शे वाले से, तुम कहाँ रहने वाले हो? गोंडा। रिक्शे वाले से पूछा, कहाँ के रहने वाले? गोंडा या बहराइच का? आगे रिक्शे वाले गोंडाइच का। वह रिक्शे वाले एक आदमी को कुछ गठरियां और कुछ गठरी नुमा बीवी के साथ लाद कर धीरे चल रहा था। इस भाईचारे से खुश होकर गोंडा में रहते हैं भैया। शहरी रिक्शे वाले ने मुंह से सिनेमा वाली सीटी बजाकर और आंखें फैलाकर कहा, वही तो। पहलवान ने इसे भी अनसुना कर दिया। सांस खींचकर कहा, जरा स्पीड बढ़ाए रहो मास्टर। रिक्शा वाला सीट पर उचक उचक कर रफ्तार बढ़ाने और साथ ही भाषण देने लगा। ये गोंड, बहराइच और इधर उधर रिक्शे वाले आकर यहाँ का चलन बिगाड़ते हैं। दाएं बाएं की तमीज नहीं। इससे ज्यादा समझदार तो भूसा गाड़ी वालों के बैल होते हैं। बिल्कुल होश हैं। अंग्रेजी बाजारों में बिहरा गीत निकलते हैं, बिहरा गाते निकलते हैं। मोची तक के रिक्शे पर बैठकर उसे हजूर सरकार कहते हैं। कोई पूछे कि माल एवेन्यू का फ्रैम्पटन स्क्वायर चलो तो दांत निकाल देते हैं। इनके बाप ने इस जगह का नाम सुना हो तो? पहलवान ने सिर हिलाया। कला ठीक कहते हो मास्टर। यानी कि रिक्शे वालों को पहलवान क्या कह के संबोधित कर रहे हैं? बार बार मास्टर कह के संबोधित कर रहे हैं। उधर वाले बड़े दिलदार होते हैं, सत्तू खाते हैं और चना चबाकर रिक्शा चलाते हैं। 4 साल में बीमारी घेर लेती है। 4 साल में क्या होता है? बीमारी घेर लेती है। 4 साल में बीमारी घेर लेती है और तो घिघियाने लगते हैं। रिक्शे वाले ने हिकरात से कहा, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। बड़ी मक्खी चूस होते हैं। परसालू में एक साला रिक्शा चलाते चलाते सड़क पर ही टें बोल गया। देह पर बनियान न थी। टेंट में 22 रुपए निकले। टेंट में से कितने? देह पर उसका एक कपड़ा नहीं था और शरीर पर से कितने? उसके बनियान से 22 रुपए निकले। पहलवान ने सिर हिलाकर कहा, लू बड़ी खराब चीज है। जब चल रही हो तो घर से निकलना न चाहिए। खा पी कर दरवाजा बंद करके पड़े रहना चाहिए। बात बड़ी मौलिक थी।
रिक्शे वाले ने हेकड़ी से कहा, मैं तो यही करता हूँ। गर्मियों में बस शाम को सनीमी के टाइम गाड़ी निकालता हूँ। पर ये साले देहाती रिक्शे वाले, इनकी न पूछिए ठाकुर साहब, साला जान पर खेल जाते हैं। चवन्नी के पीछे मुंह से फैन गिराते हुए दोपहर को भी मीलों चक्कर काटते हैं। इक्के का घोड़ा भी इस वक्त पेड़ की साया नहीं छोड़ता। पर ये साले मारे ही पर या एक सेकंड, एक सेकंड रुकेगा। चक्कर काटते हैं। हाँ, पर ये साले मारे ही कारत के रिक्शे वाले के मुंह थूक से भर गया। गला रूद गया। उसने थूक कर बात खत्म की। साले जरा सी गर्म हवा लगते कि सड़क पर लेट जाते हैं। पहलवान ने दिलचस्पी इस बात पे खत्म हो गई कि वे चुप रहे। रिक्शा वाले ने रिक्शा धीमी किया और बोला, सिगरेट पी ली जाए। पहलवान उतर पड़े और रिक्शे पर जोर देकर एक और खड़े हो गए। रिक्शे वाले ने सिगरेट सुलगा दी। कुछ देर वह चुपचाप सिगरेट पीता रहा। फिर मुंह से धुएं का गोल गोल छल्ला निकालकर बोला, उधर के देहाती रिक्शे वाले दिन रात बीड़ी फूंक फूंक कर दांत खराब करते रहते हैं। अब तक पीछे का रिक्शा भी आ गया था। अब तक पीछे का रिक्शा वाला भी आ गया था। फटी धोती, नंगा बदन। वह कांक कांक कर रिक्शा खींच रहा था। शहरी रिक्शे वाले को देखकर भाईचारे के साथ बोला, भैया तुम भी गोंडा के हो क्या? सिगरेट फूंकता हुआ रिक्शे वाले ने नाक सिकुड़ कर कहा, अबे परे हट, क्या बकता है? वह रिक्शा वाला खिरखिर करता हुआ आगे निकल गया। जब बद्री पहलवान रिक्शे से अपने घर आ रहे हैं शहर से, तो रिक्शे वाले और बद्री पहलवान के बीच के संवाद को यहाँ थोड़ा अच्छे से दिखाया गया है। आज के भावुकतापूर्ण कथाकारों में न जाने किससे सीख कर बार बार कहा है कि दुख मनुष्य को मांझता है। देखिएगा, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है, दुख मनुष्य को मांझता है। इंपॉर्टेंट बात कुल इतनी है कि सच तो यह है कि दुख मनुष्य को पहले खींचता है, फिर खींचता है, निचोड़ता, फिर निचोड़कर उसके चेहरे को गुग्गुब जैसा बनाकर उस पर दो चार काली सफेद लकीरें खींच देता है। फिर उसे सड़क पर लंबे लंबे डांगे से टहलने के लिए छोड़ देता है। दुख इंसान के साथ यही होता है। यही दुख इंसान के साथ यही करता है, और उसमें गोंडा का रिक्शे वाले के साथ भी यही किया था। पर शहरी रिक्शे वाले पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सिगरेट फेंक कर उसकी ओर बिना कोई ध्यान दिए उसने अपना रिक्शा तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरा भाषण शुरू हुआ। अपना उलूस तो यह है ठाकुर साहब की, चोखा काम चोखा दाम। 8 आने कहकर 7 आने पर तोड़ नहीं करते। जो कह दिया सो कह दिया। एक बार एक साहब मेरी पीठ पर बैठे बैठे घर का हाल पूछने लगे। बोले, सरकार ने तुम्हारी हालत खराब कर रखी है। सरकार ने तुम्हारी हालत खराब कर रखी है। रिक्शे पर रोक नहीं लगाती। कितनी बुरी बात है। आदमी पर आदमी चढ़ता है। मैंने कहा, तो मत चढ़ो। वे कहने लगे, मैं तो इसलिए चढ़ता हूं कि लोग अगर रिक्शे का बाइकॉट कर दे तो रिक्शे वाले भूखे मर जाएंगे। उसके बाद फिर रिक्शे वाले के नाम पर रोते रहे। फिर रोते जाते थे और सरकार को गाली देते जाते थे। कहते जाते थे कि तुम यूनियन बनाओ, मोटर रिक्शे की मांग करो। न जाने क्या क्या बकते जाते थे। मगर ठाकुर साहब, हमने भी कहा, बेटा झाड़े रहो, चाहे जितना रो, हमारे लिए किराए की अठन्नी में 1 पाई कम नहीं करूंगा। पहलवान ने आंखें बंद कर ली। जम्हाई लेकर बोला, कुछ सिनेमे का गाना वाना हो तो गाते हो तो बातें झेलते रहोगे। रिक्शे वाले ने कहा, यहां तो ठाकुर साहब 2 ही बातें हैं, रोज सिनेमा देखना और फटाफट सिगरेट पीना। गाना भी सुना देता, पर इस वक्त गला खराब है। पहलवान हंसे। फिर क्या, शहर का नाम डुबाए हो? रिक्शे वाले इस अपमान को शालीनता के साथ हजम कर गया।
फिर कुछ सोचकर उसने धीरे से लारी लप्पा की धुन निकालनी शुरू करी। लारी लप्पा उसने धुन निकालनी शुरू की। याद रखिएगा, लारी लप्पा की धुन किसने निकाली? तो आपसे पूछा जाता है तो रिक्शे वाले ने निकाली। पहलवान ने उधर ध्यान नहीं दिया। उसने सवारी की तबीयत को गिरा गिरा देखकर फिर बात शुरू की। हमारे भाई भी रिक्शा चलाते हैं, पर सिर्फ खास खास मोहल्लों में सवारियां ढोते हैं। एक सुल्तानपुरी रिक्शे वाले को उन्हें दो चार दाव शिखायत सिखाए तो वह रोने लगा। बोला, जान ले लो पर धर्म न लो। हम इस काम को हम इस काम के लिए सवारी न ला देंगे। हमने कहा, भैया बंद करो, गधे को दुल्की मारकर घोड़ा न बनाओ। सिपालगंज नजदीक आ रहा था। उन्होंने रिक्शे वाले को सनद जैसी देते हुए कहा, तुम आदमी बहुत ठीक हो, सबको मुंह न लगाना चाहिए, तुम्हारा तरीका पक्का है। फिर वे कुछ सोच कर बोले, पर तुम्हारी तंदुरुस्ती कुछ ढीली है। तुम महीने दंड बैठक लगा डालो, फिर देखो क्या होता है। उससे क्या होगा? रिक्शे वाले ने कहा, मैं भी पहलवान हो जाऊंगा। पर अब पहलवानी में क्या रखा है? लड़ाई में जब ऊपर से बम गिरता है तो नीचे बड़े बड़े पहलवान ढेर हो जाते हैं। हाथ में तमंचा हो तो पहलवान हुए तो क्या, और न हुए तो क्या। कुछ रुक कर रिक्शे वाले ने इत्मीनान से कहा, पहलवानी तो अब देहात में ही चलती है ठाकुर साहब। हमारे उधर तो अब छुरेबाजी का जोर है। इतनी देर बाद बद्री पहलवान को अचानक अपमान की अनुभूति हुई। हाथ बढ़ाकर उन्होंने रिक्शे वाले के बनियान में चुटकी से पकड़कर खींचा और कहा, अबे घंटे भर से ठाकुर साहब क्या लगा रखा है? जानता नहीं मैं बामन हूं? यह सुनकर रिक्शे वाला पहले ही चौंक गया। यानी कि एक चीज देखिएगा कि वैद्य जी जाति के क्या थे? बामन थे, यानी कि ब्राह्मण जाति के थे। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रिक्शे वाले पहले तो चौंका, पर बाद में उसने सर्वोदय भाव से ग्रहण कर लिया। कोई बात नहीं पंडित जी, कोई बात नहीं, कहकर वह सड़क के किनारे प्रकृति की शोभा निहारने लगा। यह सुनकर रिक्शे वाले निहारने लगा। रामाधीन का पूरा नाम बाबू रामाधीन भीमखेड़वा था। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। रामाधीन का पूरा नाम क्या था? बाबू रामाधीन भीमखेड़वा। भीमखेड़वा शिवपालगंज से मिला हुआ एक गांव था, जो अब यूनानो मिस्र रोमा की तरह जहान से मिट चुका था। यानी वह मिटा नहीं, सिर्फ शिवपालगंज वाले बेवकूफी के उसे मिटा हुआ समझते थे। भीमखेड़ा आज भी कुछ झोपड़ों में माल विभाग का कागजात में बाबू रामाधीन की पुरानी शायरी में सुरक्षित थी। बचपन में बाबू रामाधीन भीमखेड़वा गांव से निकलकर रेल की पटरी पकड़े हुए शहर तक पहुंचे। वहां से किसी भी, या देखिएगा, रामाधीन भीमखेड़वा जो है वह किनका विरोधी है? तो वह जो है द्वैत जी का विरोधी है। ठीक है, तो उन्हीं के विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि रामाधीन भीमखेड़वा नाम का एक गांव भी था शिवपालगंज से जुड़ा हुआ, लेकिन लोग उसे नहीं मानते। पूरे संपूर्ण गांव को वे लोग शिवपालगंज ही मानते हैं। तब रामाधीन भीमखेड़वा के बारे में बताते हैं, वो कैसे कैसे व्यक्ति थे, उनका नामकरण क्यों पड़ा, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन चीज के बारे में वो बता रहे हैं। तो वो क्या, ट्रेन में बैठकर एक योजना बनाकर वो बिना किसी योजना के कलकत्ते, कहाँ कौन से शहर पहुंच गए? रामाधीन भीमखेड़वा कहाँ चले गए थे? कलकत्ते चले गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा। कलकत्ते में उन्हें पहले पल एक व्यापारी के यहाँ चिट्ठी ले जाने का काम किया, फिर माल ले जाने का काम, बाद में उन्होंने साझे में कारोबार करना शुरू कर दिया। अंत में पूरे कारोबार के मालिक हो गए। कारोबार किसका था? तो कारोबार अफीम का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कारोबार किसका था? तो कारोबार अफीम का था। कच्ची अफीम पश्चिम से आती थी, उसे कई ढेरों से कलकत्ते में ही बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ पहुंचाने की आड़त उसके हाथ में थी। वहां से देश के बाहर भेजने का काम भी वे हाथ में ले सकते थे, पर वे महत्वाकांक्षी न था।
अपने आढ़त का काम वे चुपचाप करते थे और बचे समय में पश्चिम जिलों से आने वाले लोगों को सोहबत कर लेते थे। वहां वे अपने क्षेत्र के आदमियों में काफी मशहूर थे। लोग उनकी और शिक्षा की तारीफ करते थे और उनका नाम लेकर समझाने की कोशिश करते थे कि अकबर आदि और शिक्षित बादशाहों ने किस खूबी से हुकूमत चलाई होगी। अफीम के कारोबार में अच्छा पैसा आता है और दूसरे व्यापारियों से इसमें ज्यादा स्पर्धा भी नहीं रखनी पड़ती है। इस व्यापार में सिर्फ एक छोटी सी खराबी थी, यह कानून के खिलाफ पड़ता था। मतलब अफीम को बेचने वाला बहुत ज्यादा लोग नहीं था, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत यह था कि इसमें जो है वह कानूनी, इसको कानून के खिलाफ माना जाता था, इसीलिए इसमें यही द्वेष था। ठीक है। उसका जिक्र आने पर बाबू रामाधीन अपने दोस्तों से कहते थे, इस बारे में क्या कह सकता हूँ, कानून मुझसे पूछकर तो बनाया नहीं गया। कानून जो है वह वह मुझसे पूछकर तो बनाया नहीं गया था। जब बाबू रामाधीन अफीम के अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, तो वहां उन्हें रवैया अपनाया। उन्होंने अंग्रेजी कानून की निंदा करते हुए महात्मा गांधी का हवाला दिया और यह बताने की कोशिश की कि विदेशी कानून मनमाने ढंग से बनाए गए हैं और हर एक छोटी छोटी बात पर जुर्म का नाम दे दिया है। उन्होंने कहा, जनाब, अफीम एक पौधे से पैदा होता है। अफीम क्या, एक पौधे से पैदा होता है। पौधा उगता है तो उसमें खूबसूरत से सफेद फूल निकलते हैं। अंग्रेजी में उसे पापी कहते हैं। वो फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी में उसे पापी कहते हैं। उसी की एक दूसरी किस्म भी होती है जिसमें लाल फूल निकलते हैं, उसे साहब लोग बंगले पर लगाते हैं। उस फूल की एक तीसरी किस्म भी होती है जिसे डबुल पापी कहते हैं। तीसरा कॉपी का डबुल पापी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबुल पापी याद रखिएगा। हुजूर, ये सब फूल पत्तों की बात है, इनमें जुर्म क्या है सरोकार। उसे उस सफेद फूल वाले पापी पौधे से बाद में यह काली काली चीज निकलती है, यह दवा के काम आती है। इसका कारोबार जुर्म नहीं हो सकता। जिस कानून में जुर्म बता गया वह काला कानून है, वह बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। इस लेक्चर के बावजूद रामाधीन को 2 साल की सजा हुई। रामाधीन को कितने साल की सजा हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 साल की सजा हुई। पर सजा तो उस जमाने में ही हो जाती थी। असली चीज सजा तो पहले इजलास ने दे दिया जाने वाले लेक्चर था। बाबू रामाधीन को मालूम था कि इस लेक्चर को देकर सैकड़ों लोग क्रांतिकारियों से लेकर अहिंसावादियों तक शहीद हो चुके हैं और उन्हें यकीन था कि इस लेक्चर से उन्हें भी शहीद बनने में आसानी होगी। पर सजा भुगत कर आने के बाद उन्हें पता चला कि शहीद होने के लिए उन्हें अफीम का कानून नहीं, नमक का कानून तोड़ना चाहिए था। कुछ दिन कलकत्ते में घूम फिर कर उन्होंने देख लिया कि वे बाजार उखड़ चुके हैं। अफसोस में उन्होंने एक आध शेर कहे और फिर एक बार टिकट लेकर वे अपने गांव वापस आ गए। आकर वो शिवपालगंज में बस गए। ये स्टोरी किनका था, तो ये स्टोरी रामाधीन भीमखेड़वा का था। वो कैसे अपने जीवन का उनका उतार चढ़ाव आया है। उन्होंने लोगों को इतना तक सच बता दिया कि उनकी आढ़त की दुकान बंद हो गई। इससे आगे बताने की जरूरत न थी। उन्होंने एक छोटा सा कच्चा पक्का मकान बनवा लिया, कुछ खेत लेकर किसानी शुरू कर दी। गांव के लड़कों की कोड़ी की जगह ताशों से जुआ खेलना सिखा दिया। यानी कि वही जो है रामाधीन भीमखेड़वा जो है वो कोड़ी की जगह लोगों को बच्चों को ताश खेलना सिखा दिया। दरवाजे पर चरपाई पड़े पड़े कलकत्ता प्रवास के किस्से सुनाने में दस्ता प्राप्त कर ली। तभी गांव पंचायतें बनी। कलकत्ते की करामात के शहर उन्हें पहले अपने चचेरे भाई को सभापति बनवा दिया था। यानी कि रामाधीन भीमखेड़वा जो है उनके आने के बाद ग्राम पंचायत वगैरह ग्राम सभाएं बनी और उसी में क्या हुआ, अपने चचेरे भाई को उन्होंने अपने पैरवी पैगाम से उन्होंने क्या सभापति बना दिया। शुरू में लोगों को पता ही न था कि सभापति क्या होता है, इसलिए उनके भाई इस पद के लिए चुनाव तक नहीं लड़ना पड़ता। कुछ दिनों बाद लोगों को पता चला कि गांव में 2 सभापति होते, जिसमें बाबू रामाधीन गांव सभा के जमीन
पर पट्टा देने के लिए है और उनका चचेरा भाई जरूरत पड़े तो गबन के मुकदमों में जेल जाने के लिए है। बाबू रामाधीन का एक जमाने तक गांव में बड़ा दौरा रहा है। उनके मकान के सामने एक छप्पर का बंगला पड़ा था जिसमें गांव के नौजवान जुआ खेलते थे। एक और भांग का ताजी पत्ती घूरती थी। वातावरण बड़ा काव्यपूर्ण था। उन्होंने गांव में पहली बार केना, नेस्टरसियम लार्क, स्पर आदि अंग्रेजी फूल लगाए थे। उनमें लाल रंग के कुछ फूल थे जिनमें बार बार वे काफी कभी कभी कहते, यह पापी है, यह साला डबल पापी है। क्या क्या पापी मतलब? अफीम निकलने वाला यह पापी और यह डबल पापी है। भीमखेड़वा के नाम से ही प्रकट था वे शायर भी होंगे। भीमखेड़वा के नाम से ही प्रकट था कि वे शायर होंगे। अब तो वे नहीं थे, पर कलकत्ते के अच्छे दिनों का एकाध बार शायर हो गए थे। उर्दू कवियों की सबसे बड़ी विशेषता उनका मातृभूमि प्रेम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। उर्दू कवियों की सबसे बड़ी विशेषता उनका मातृभूमि प्रेम है। इसलिए बंबई और कलकत्ता में भी वे अपने गांव या कस्बों का नाम अपने नाम के पीछे बांधे रहते हैं और उसे खटखटा नहीं समझते। अपने को गोंडवी, शलोनवी और अमरोहवी कह के वे कलकत्ता बंबई के कूप मंडूक लोगों को इशारे से समझाते हैं कि सारी दुनिया तुम्हारे शहर ही शहर ही में सीमित नहीं। जहां बंबई है वहां गोंडा भी है। एक प्रकार से यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि जन्मभूमि के प्रेम से ही देश प्रेम पैदा होता है। देखिएगा यह भी बिंदु, जन्मभूमि के प्रेम से ही देश प्रेम पैदा होता है। इंपॉर्टेंट बिंदु। जिसे अपने को बंबई में सैंडलवी कहते हैं, वो कहते हुए शर्म नहीं आती। कुर्ता पायजामा पहनकर मुंह में 4 पान और 4 लीटर थूक भरकर न्यूयॉर्क के फुटपाथ पर अपने देश की सभ्यता का झंडा खड़ा कर सकता है, जो कलकत्ते में अपने को बड़ा बकवी कहते हुए हिचक रहे हैं, वे यकीन विलायत हैं कि हिंदुस्तान कहते हुए हिचकेंगे। इसी सिद्धांत के अनुसार रामाधीन कलकत्ते में अपने दोस्तों के बीच रामाधीन भीमखेड़वा के नाम से मशहूर हो गए थे। रामाधीन भीमखेड़वा अपने दोस्तों के बीच किस नाम से मशहूर हो गए थे? तो बाबू रामाधीन भीमखेड़वा। यह सब दानिश टांडवी की सोहबत में हुआ था। वे टांडवी की देखा देखी उर्दू कविता में दिलचस्पी लेने लगे। चूंकि कविता में दिलचस्पी लेने की शुरुआत कविता लिखने से होती है, इसलिए दूसरे को देखते देखते उन्होंने एक दिन एक शेर लिख डाला। जब उसे टांडवी साहब ने सुना, जैसे एक शायर को दूसरे शायर का कहना चाहिए, अच्छा शेर कहा। रामाधीन ने कहा, मैंने तो शेर लिखा कहा नहीं। वे बोला वे बोले, गलत बात, शेर लिखा नहीं जा सकता, पर मैं तो लिख चुका हूं। नहीं, तुमने शेर कहा, शेर कहा जाता है, यही मुहावरा है। उन्होंने रामाधीन को शेर कहने की कुछ आवश्यक तरकीबें समझाई। उनमें से एक यह था कि शायर मुहावरे के हिसाब से होती है, मुहावरा शायरी के हिसाब से नहीं होता। दूसरे दिन शायर के उपनाम की थी। टांडवी ने उन्हें सुझाया कि तुम अपना उपनाम इनाम शिवपालगंजी रखो, पर इनाम से तो उन्हें यह ऐतराज था, उन्हें इसका मतलब नहीं मालूम। शिवपालगंजी इसलिए खारिज हुआ कि उनके असली गांव का नाम भीमखेड़वा था। यानी कि रामाधीन के गांव का नाम, असली नाम क्या था? भीमखेड़वा था। ठीक है। उपनाम से उन्होंने इसलिए ऐतराज हुआ कि अफीम के कारोबार उन्हें कई उपनाम चलते थे, कोई उन्हें नया उपनाम पालने का शौक न था। परिणाम यह हुआ कि शायरी के क्षेत्र में बाबू रामाधीन भीमखेड़वा बन के रह गए। कलूटी लड़कियां हर शाम मुझको छेड़ जाती, इस मिसरे से शुरू होने वाली एक कविता उन्होंने अफीम के डिब्बियों पर लिखी थी।
पर शायरी की बात सिर्फ दानिश तांडवी के शोहबत तक ही रही। जेल जाने पर उसने आशा की थी कि दूसरे महान साहित्यकारों और कवियों की तरह अपने जेल जीवन के दोनों में वो अपनी कई विद्वान कलाकृति रचेंगे और बाद में एक लंबी भूमिका के साथ उसे जनता को पेश करेंगे। पर वे 2 साल जेल में खाने की शिकायत और कैदियों के हंसी मजाक करने, वार्डरों वार्ड वार्डरों की गालियां सुनने और भविष्य के सपने देखने में बीत गए। सिपालगंज में आकर गंजहा लोगों के सामने अपनी विशिष्टता दिखाने के लिए उन्होंने फिर से अपना नाम के साथ भीमखेड़वा का खटका खटखटा बांधा। बाद में जब बिना किसी कारण के सिर्फ गांव या पूरे भारत की सभ्यता का असर वे गुटबंदी के शिकार हो गए, तो उन्होंने एकाध शेर लिखकर यह भी साबित किया कि भीमखेड़वी सिर्फ भूगोल का ही नहीं, कविता का भी शब्द है। कुछ दिन हुए बद्री पहलवान ने शिवपालगंज से 10 मील आगे एक दूसरे गांव में आटा चक्की की मशीन लगाई। यानी कि बद्री पहलवान ने गांव से कितनी दूर पर, गांव से गांव से 10 मील के आगे एक दूसरे गांव में आटा चक्की की मशीनें लगाई थी। चक्की ठाठ से चली और वैद्य जी के विरोधियों का कहना शुरू किया कि उसका संबंध कॉलेज के बजट से है। इस जनभाव को रामाधीन ने अपने इस अमर कविता में प्रकट किया। क्या करिश्मा है ए रामाधीन भीमखेड़वा, क्या करिश्मा है ए रामाधीन भीमखेड़वा, खोलने कॉलेज चले आटे चक्की खुल गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। गांव के बाहर बद्री पहलवान का किसी ने रिक्शा रोका। कुछ अंधेरा हो गया था और रोकने वाले का चेहरा दूर से साफ नहीं दिख रहा था। बद्री पहलवान ने कहा, कौन है बे? अबे नौकरो पहलवान, मैं रामाधीन हूं, कहता हुआ एक आदमी रिक्शे के पास आकर खड़ा हो गया। रिक्शे वाले ने एकदम से बीच सड़क पर रिक्शा रोक दिया। आदमी धोती कुर्ता पहना था और धुंधलके से दूसरे आदमियों के मुकाबले उसे पहचाना भी हो तो धोती कुर्ते से नहीं, उसके घुटे हुए सिर से पहचाना जाता। रिक्शे का हैंडल पकड़कर वह बोला, मेरा घर में डाका पढ़ने जा रहा है, सुना? पहलवान ने रिक्शे वाले की पीठ में एक उंगली कोंच कर उसे आगे बढ़ाने को इशारा किया और कहा, तो अभी से क्यों टीलो टीलो लगाए हो? जब डाका पड़ने लगे तब मुझे बुला लेना। रिक्शे वाले ने पैडल पर जोर दिया, पर रामाधीन ने उसे हैंडल को इस तरह पकड़ रखा था कि उसने इस जोर को काट दिया। रिक्शा अपनी जगह रहा। बद्री पहलवान ने भुनभुना कर कहा, मैं सोच रहा था कि कौन आफत आ गई जो सड़क पर रिक्शा पकड़कर राण की तरह रोने लगे। रामाधीन बोले, रो नहीं रहा हूं, शिकायत कर रहा हूं। वैद्य जी के घर में तुम ही एक आदमी हो, बाकी तो सब पंथ सखा है, इसलिए तुमसे कह रहा हूं। एक चिट्ठी आई है जिसमें डकैतों ने मुझसे 5,000 रुपया मांगा है। कहा है कि अमावस की रात दक्षिण वाले टीले पर दे जाओ। बद्री पहलवान ने अपनी जांग पर हाथ रखकर कहा, मन हो तो दे आओ, न मन हो तो एक कोड़ी भी देने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा क्या कहें, चलो रिक्शे वाले। पर घर नजदीक है, बाहर पीसी हुई भंग तैयार होगी, पीकर नहा धोकर कमर पर बढ़िया लंगोट कसकर ऊपर से एकाक कुर्ता झाड़कर बैठक में हुमस कर बैठ जाएगा। लोग पूछेंगे पहलवान क्या कराए, वे आंखें बंद करके दूसरों के सवाल सुनेंगे, दूसरों को ही जवाब देने देंगे। देह की ताकत और भंग की घुमाव में सारे संसार की आवाज मच्छरों की भनभनाहट सी जान पड़ेगी। सपनों में डूबते उतरते हुए बद्री को इस वक्त सड़क पर रोका जाना बहुत खला। उन्होंने रिक्शे वाले को डपट कर दोबारा कहा, तुमसे कह रहा हूं ना, चलो। पर वह चलता कैसे? रामाधीन के हाथ अब भी रिक्शे के हैंडल पर था। उन्होंने कहा, रुपए की बात नहीं, मुझसे कोई खाकर रुपए लेगा? मुझसे क्या कोई खाकर रुपए लेगा? मैं तो तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि रूपन को हटक दो। अपने को कुछ ज्यादा समझने लगे हैं, नीचे नीचे चले, आसमान की नहीं।
बद्री पहलवान अपनी जांघों को जोर लगाकर रिक्शे के नीचे उतर पड़े। रामाधीन को पकड़कर रिक्शे वाले से कुछ दूर ले गए और बोले, क्यों अपनी जुबान खराब करने जा रहे हो? क्या किया है रूपन ने? रामाधीन ने कहा, मेरे घर यह डकैती वाली चिट्ठी रूपन ने भिजवाई है। मेरे पास इसका सबूत है। पहलवान भुनभुनाए, 2-4 दिन के लिए बाहर निकलना मुश्किल है। इधर मैं गया, उधर ये चोचला खड़ा हो गया। कुछ सोच कर बोले, तुम्हारे पास सबूत है तो फिर घबराने की क्या बात? रामाधीन को अभय दान देते हुए ने जोर से कहा, तो फिर तुम्हारे यहाँ डाका वाका न पड़ेगा। जाओ चैन से सो। रूपन डाका नहीं डालते, लौंडा हैं, मस्खरी की होगी। रामाधीन ने तीखे से बोला, सो तो मैं भी जानता रूपन ने मस्करी की, पर इस मस्करी पर भी कोई मस्करी है? बद्री पहलवान ने सहमति प्रकट की। तुम ठीक कहते हो, टुकाची ढंग से मस्खरी है। सड़क पर एक ट्रक तेजी से आ रहा था। उसकी रोशनी में आंखें झिलमिलाते हुए बद्री ने रिक्शे वाले से कहा, रिक्शा किनारा करो, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। रामाधीन बद्री के स्वभाव को जानते थे। इस तरह की बात सुनकर बोले, नाराज होने की बात नहीं है पहलवान, पर सोचो यह भी कोई बात है? वे रिक्शे की तरफ बढ़ आए। बैठते हुए बोले, जब डाका नहीं पड़ना तो क्या बहस, चलो रिक्शे वाले। चलते उन्होंने कहा, रूपन बाबू को समझा दूंगा, यह बात ठीक नहीं है। रामाधीन ने पीछे से आवाज ऊंची करके कहा, उसने यहाँ डाका पड़ने की चिट्ठी भेजी है, इस पर उसे सिर्फ समझाओगे? यह समझाने की है, जुतियाने की बात है। रिक्शा चल दिया। पहलवान ने बिना सिर झुकाए जवाब दिया, बहुत बुरा लगा हो तो तुम भी मेरे यहाँ वैसी ही चिट्ठी भिजवा देना। और आपका यहाँ परिच्छेद 7 समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगले दिन से परिच्छेद 8 पढ़ेंगे। क्लास आपको कैसा लगा आप सभी लोग अनिवार्य रूप से कमेंट करेंगे। और आप सभी को, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का सेवा करिएगा। इसी तरह करके धीरे धीरे हम लोग संपूर्ण उपन्यास को समाप्त कर देंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और कमेंट अनिवार्य रूप से करिएगा।